हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? फाइन। बच्चों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है इम्पल्स। तो बच्चों, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इम्पल्स क्या होता है। आई एम इम्पल्स। इम्पल्स। तो बच्चों, ये जो इम्पल्स होता है इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं एक इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है। इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है, ये आपके लिए एक नई टाइप की फोर्स है। पहले हम इसकी स्टडी कर लेते हैं और इसे देखते हैं कि ये कहां पर होती है इंपल्सिव फोर्स। बच्चों, आपने कभी देखा होगा कि सपोज कीजिए कि मान लो कि यहां पर कोई ये बॉल है, वो वेलोसिटी v से, जिसका मास m है, वो वेलोसिटी v से आ रही है और यहां पर हम कोई एक बॉल बना लेते हैं ये। तो बच्चों, जब ये बॉल इस तरफ जाएगी तो इसका मोमेंटम कितना होगा? मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। और व्हाट इज मोमेंटम? मोमेंटम हमें बताता है कि इसके अंदर मोशन कितना है, मतलब क्वांटिटी ऑफ मोशन कितना है इसके अंदर, वो होगा मोमेंटम। अब बच्चों, मान लो कि ये बॉल आपकी इधर जा रही है, ऐसे इसकी तरफ जा रही है। जैसे ये बॉल दीवार के साथ टकराएगी तो क्या ये रुक जाएगी बॉल के साथ? जब ये बॉल दीवार के साथ टकराएगी तो क्या ये बॉल वहां पर रुक जाती है? नहीं। होता क्या है कि ये बॉल जब इसके साथ टकराती है दीवार के साथ, तो फिर ये वापस बॉल रीबाउंड होकर वापस आ जाती है। तो कहने का मतलब है कि ये जो बॉल होगी ये दीवार के साथ, जैसे आप टेनिस का बॉल लीजिए, आप दीवार के साथ मारिए, तो क्या आप ये टाइम ऑफ कांटेक्ट नोट कर पाते हो कि कितने टाइम तक वो दीवार बॉल जो था वो दीवार के साथ लगा? नहीं। इसका मतलब है कि इस केस में आपका जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है, टाइम ऑफ कांटेक्ट जो था वो आपका नेग्लेजिबल है। नेग्लेजिबल मतलब ये बहुत स्मॉल था। तो बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर ऐसी केस है, जैसे आप मान लीजिए, आपने और एग्जाम्पल देखी होंगी, जैसे आप बैट के साथ जब जब बॉलिंग कराता है तो बैट्समैन क्या करता है कि एक सेकंड से भी कम टाइम में वो बॉल बैट के साथ टच में रहता है और वो बॉल बैट जो होता है उसको एक हाई फोर्स अप्लाई करता है। तो बच्चों, ये वाली प्रॉब्लम हम देख रहे थे कि यहाँ पर कुछ आपको लाइफ में, हमारी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, यहाँ पर जो बॉडी होती है वो बड़े कम टाइम के लिए दो बॉडीज कांटेक्ट में रहती है और उस वक्त जो बॉडी जब बड़े कम टाइम के लिए कांटेक्ट में रहती है, तब उस वक्त जो फोर्स जनरेट होती है उस फोर्स को हम बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। अब देखिए, ये इंपल्सिव फोर्स क्या करेगी? जैसे ये बॉल आ रहा था, अब हुआ क्या कि सबसे पहले क्या हुआ होगा, जैसे बॉल की वेलोसिटी v, अब सबसे पहले जब ये दीवार के साथ कांटेक्ट में आया होगा, पहले ये वेलोसिटी इसकी क्या हुई होगी? v हुई होगी। देखिए, ये बॉल की वेलोसिटी पहले तो काफी ज्यादा थी, इस दीवार में जब दीवार के साथ कांटेक्ट में आया होगा तो दीवार ने क्या किया होगा? दीवार ने पहले इसकी बॉल की वेलोसिटी को घटाया होगा, मतलब इसकी बॉल की वेलोसिटी पहले ज्यादा थी, फिर कम हुई, फिर कम हुई, फिर जीरो हो गई। कि बॉल की वेलोसिटी पहले घटी, फिर वो दोबारा से रिवर्स डायरेक्शन में, इस जब घटने के बाद बॉल वापस आया, इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी दोबारा बढ़ी। जब दोबारा बढ़ी तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये इसकी दोबारा वेलोसिटी जो है बढ़ गई होगी। तो पहले इसकी वेलोसिटी को घटाया होगा, फिर इसकी वेलोसिटी जीरो हुई होगी इस बॉल की, फिर दोबारा से उस बॉल की वेलोसिटी जो है वो बढ़ी होगी। तो बच्चों, उसको वेलोसिटी घटने का मतलब क्या हुआ कि इसका मोमेंटम जो है, क्योंकि वेलोसिटी घटेगी तो मतलब मोमेंटम घटेगा। इसका मतलब है कि जब ये बॉल दीवार के साथ कांटेक्ट में आया होगा
तो वहां पर उसका मोमेंटम पहले डिक्रीज हुआ, फिर 0 हुआ, फिर मोमेंटम दोबारा से बढ़ गया। तो क्वेश्चन आता है बच्चों कि आपको मैंने बताया था न्यूटन सेकंड लॉ में कि मोमेंटम होता है क्वांटिटी ऑफ मोशन, और क्वांटिटी ऑफ मोशन जो होता है वो हमें कैसे पता चलता है, वो पता चलता है फोर्स लगाने से। फोर्स लगाने से हमें मोमेंटम के बारे में पता चलता है। अगर इसका मोमेंटम चेंज हुआ है, इसका मतलब है कि इस दीवार ने इस बॉल के ऊपर पक्का फोर्स लगाई है। आपको मैंने न्यूटन सेकंड लॉ में डिटेल में पढ़ाया था कि अगर किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर एक फोर्स लग रही होगी। और बच्चों को फोर्स कैसी लग रही होगी, वो फोर्स कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इस अगर तो देखिए, अगर जब ये देखो, ये जब बॉल इस दीवार के साथ कनेक्ट में आएगा, पहले इसका मोमेंटम घटा है, फिर 0 हुआ है, फिर बढ़ा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो फोर्स इस दीवार ने इस बॉल के ऊपर लगाई है, वो फोर्स आपकी जो होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी, बल्कि वो फोर्स जो होगी वो वेरिएबल होगी। और वो फोर्स जो होती है वो इस तरीके की होती है, और उसी फोर्स को हम बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। इंपल्सिव फोर्स, इंपल्सिव फोर्स क्या हुई, आपने देखा कि ये इंपल्सिव फोर्स इस तरह होती है। यस, ये t1 t2 टाइम ले लेता हूं, तो टाइम वर्सेस इंपल्सिव फोर्स का अगर मैं ग्राफ ड्रा करूं, तो ये आपने देखा कि ये जो इंपल्सिव फोर्स यहां पर दीवार इसके ऊपर लगाई इंपल्सिव फोर्स, वो क्या होगी कि पहले जब जो बॉल इसके दीवार के कांटेक्ट में आएगा, पहले इंपल्सिव फोर्स बिल्कुल 0 होगी, फिर सडनली इंपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगी। जब इंपल्सिव फोर्स बढ़ेगी तभी तो इसकी वेलोसिटी को 0 कर पाएगी ना, और इसकी वेलोसिटी काफी हाई होगी। तो पहले जब ये टच में आए, मान लो कि ये आपका बॉल है, ये मेरे हाथों में आ रहा बड़ी तेजी से, तो पहले मैंने क्या किया, जब ये कांटेक्ट में आएगा, ऐसे कांटेक्ट में आएगा, तो पहले तो फोर्स मेरी इंपल्सिव फोर्स 0 होगी, फिर मैंने इसको रोकने के लिए ज्यादा जोर लगाया होगा, फिर मेरी इंपल्सिव फोर्स सडनली बढ़ी होगी, और फिर मैंने इसको जो इंपल्सिव फोर्स है दोबारा से वो घट जाएगी, जिसके कारण ये वापस रिपेल हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये जो इंपल्सिव फोर्स होगी वो पहले 0 होगी, जब बॉडी कांटेक्ट में आएगी तब 0, फिर विद इन ये जो टाइम इंटरवल है बच्चों, ये टाइम इंटरवल अप्रोच टू 0, माने फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में ये इंपल्सिव फोर्स होगी, ये पहले 0 होती है, फिर सडनली मैक्सिमम हो जाती है, और फिर वो घट जाती है। मतलब ये जो इंपल्सिव फोर्स है वेरिएबल फोर्स। आपने देखा कि इंपल्सिव फोर्स जो है, इंपल्सिव फोर्स इज ए वेरिएबल फोर्स। तो जब ये इंपल्सिव फोर्स एक वेरिएबल फोर्स है बच्चों, तो ये आपको कहां पर लगेगी, कब लगेगी, ये तभी लगेगी अगर आपका टाइम ऑफ कांटेक्ट जो है वो बड़ा कम हो, तब आपको ये दिखाई देगी। जैसे आप डेली लाइफ में देखते रहते हो कि जैसे आप टाइम ऑफ कांटेक्ट कहां पर कम आपने देखा, आपने दीवार के और बॉल फेंका, तो बॉल जो है वो बड़े फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड के लिए सिर्फ टच में रहता है। जैसे क्रिकेटर आपने देखा होगा कि वो बॉल को मारता है, तो वो भी देखिए बड़े कम समय के लिए कांटेक्ट में रहता है। तो अभी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप समझिए कि when the time of contact is very small, then a variable force is generated that acts on the body, or whose magnitude change is variable। ये आप ग्राफ देखें कि उसका इंपल्सिव फोर्स का मैग्नीट्यूड पहले 0 होता है, फिर मैक्सिमम होता है, फिर घटता है। तो इस तरह के फोर्सेस को हम बच्चों इंपल्सिव फोर्सेस बोलते हैं। और ये जो इंपल्सिव फोर्स है, हम आप इंपल्सिव फोर्स वेरिएबल है, therefore that is we can't find its value। इसलिए ये तो वैरी कर रही है, जब वैरी कर रही है इसका मतलब कि हम इसकी कोई वैल्यू नहीं निकाल सकते, एग्जैक्ट वैल्यू। तो अब हम करेंगे क्या, तो अब हम क्या करेंगे, we measure the effect of this impulsive force। हम इस इंपल्सिव फोर्स जब लगेगी तो वो करेगी क्या, हम उसको मेजर करेंगे कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंपल्सिव फोर्स। मान लो
अगर ये बॉल इधर आया है तो इंपल्सिव फोर्स लगी है, तो मैं इंपल्सिव फोर्स फाइंड नहीं कर पा रहा, लेकिन इंपल्सिव फोर्स का असर क्या होगा, क्या इफेक्ट क्या होगा, हम उसको मेजर करेंगे। वी मेजर द इफेक्ट ऑफ दिस इंपल्सिव फोर्स और उसको बोलते हैं, एंड दैट इफेक्ट, जो इफेक्ट होगा, दैट इफेक्ट इज नोन एज इम्पल्स। उसी को हम बच्चों इम्पल्स। तो अब आपको शॉर्ट में बता दूं कि when two bodies comes in contact with each other for a very small interval of time, then there is a impulsive force which generates during the point of contact, and that impulsive force is variable in nature. First increases, then becomes maximum, then decreases, and we can't measure the impulsive force because it is variable. Then we find the effect of this impulsive force, and that effect of the impulsive force is known as impulse. So that is impulse, that is impulsive force. तो अब हम देखेंगे impulse क्या होता है बच्चों, डिटेल में थोड़ी बात कर लेते हैं आपसे। देखिए impulse जो चीज है, आप देखिए यहाँ पर जो impulse है, impulse जो मैथमेटिकली है, it is equal to product of impulse, it is defined as the product of, it is defined as the product of force and the time for which this force acts on the body। ये है बच्चों इसकी डेफिनेशन इंपल्स की। जो इंपल्सिव फोर्स नहीं निकाल सकते, लेकिन उसका जो इफेक्ट होता है वो इंपल्स होता है, और वो होता किसके बराबर है? इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीपल टाइम, कितने टाइम तक वो फोर्स उस बॉडी के ऊपर लगती रही, ये याद रखना बच्चों। टाइम फॉर विच दिस फोर्स एक्ट्स ऑन द बॉडी, मतलब कि मान लीजिए ये एक बॉल है, इसके ऊपर मैं ये फोर्स लगाई जा रहा हूं, t इज इक्वल टू 1 सेकंड से लेकर ये फोर्स लगती जा रही है अगर कांस्टेंट, तो कितने समय तक मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा के रखी, टाइम फॉर विच द फोर्स एक्ट्स, कितने टाइम तक वो फोर्स लगती रही, उस टाइम को आपने काउंट करना है, जितने टाइम तक वो लगेगी। तो ये आ गया आपके पास हो गया मैथमेटिकली फोर्स इनटू टाइम। तो चलो बच्चों अब हम देखते हैं कुछ और मैथमेटिकल इसकी रिलेशंस देख लेते हैं। तो इफ ये जो फोर्स आपकी लग रही है, इफ फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कांस्टेंट, जैसे अभी हमने पढ़ा कि इंपल्सिव फोर्स जब वेरिएबल होती है, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि ये जो फोर्स है ये कांस्टेंट लग रही थी, मतलब कि ये एक फोर्स थी, वो यहाँ पर 10 न्यूटन लगी और टाइम 0 था, और ये बॉडी टाइम t तक 10 न्यूटन की ही फोर्स लगती रही, मतलब कि फोर्स आपकी कांस्टेंट लग रही, जैसे ये मैं ग्राफ ड्रा करूं, फोर्स और टाइम का फोर्स आपकी कांस्टेंट अगर हो तो फिर क्या होगा, अगर आपकी फोर्स कांस्टेंट लगती रहेगी, कि फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज कांस्टेंट, देन आपका देखिए आपका फोर्स किसके बराबर होती है, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, और यह आ जाएगा आपका मास, एक्सेलरेशन क्या हो गया, मान लीजिए मैंने फोर्स लगाई, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी, फाइनल वेलोसिटी v होगी, तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, यही होता है फोर्स। अब यहां से आप t को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो बन जाएगा f मल्टीपल t इज इक्वल टू mv माइनस u। तो बच्चों यहां पर देखिए इंपल्स आपका आ गया फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू व्हाट इज m, ये आ गया mv माइनस mu। तो ये क्या है, ये आपका आ गया फाइनल मोमेंटम,
फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसको मैं पी एफ माइनस पी आई भी बोल सकता हूं। इसको हम बोल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी। तो बच्चों ये आपने सीखा यहां पर कि अगर आपने कांस्टेंट फोर्स लगती है किसी बॉडी के ऊपर किसी टाइम इंटरवल के लिए, तो हमने देखा कि जो फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट आया वो किसके बराबर आया, चेंज इन मोमेंट। लेकिन आपको पता है कि फोर्स इनटू टाइम तो इंपल्स होता है, तो देयरफॉर यहां पर जो इंपल्स होगा, इंपल्स जो आएगा वो आपने देखा कि इंपल्स किसके बराबर हो गया, इंपल्स हो गया हमारा चेंज इन मोमेंटम के बराबर। तो बच्चों वही हम करना चाह रहे थे कि हम इंपल्सिव फोर्स तो नहीं निकाल सकते, लेकिन इंपल्सिव फोर्स का जो इफेक्ट था उसी इफेक्ट से क्या हुआ, इंपल्सिव फोर्स लगने से हुआ क्या, इंपल्सिव फोर्स लगने से क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम हमारा पैदा हो गया। तो उसी को इंपल्स बोलते हैं, इफेक्ट ऑफ इंपल्सिव फोर्स को इंपल्स बोलते हैं, और इंपल्स किसके बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम। तभी आपको बच्चों डिटेल में पढ़ाएंगे कि इसका क्या फायदा क्या है इसको पढ़ने का। इंपल्स हो गया फोर्स इनटू टाइम मतलब चेंज इन मोमेंटम। तो बच्चों अब हमने यहां से क्या सीखा कि इंपल्स क्या करता है। अब आपने क्या सीखा यहां से कि इंपल्स ने किया क्या, कि इंपल्स यहां से क्लियरली इंपल्स causes what, ये कई बार ऑब्जेक्टिव आता है, चेंज इन मोमेंटम। इंपल्स causes चेंज इन मोमेंटम, ये है बच्चों इंपल्स। इंपल्सिव फोर्स के इफेक्ट को इंपल्स बोलते हैं, और इंपल्स से क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है। इंपल्स causes चेंज इन मोमेंटम। दो तीन बार इसको रिपीट कीजिए इस लाइन को, पहली बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इंपल्स causes, जैसे वर्क डन, वर्क डन के करने से क्या होता है, किनेटिक एनर्जी चेंज होती है, और इंपल्स से क्या होता है, मोमेंटम चेंज होता है। ये लाइनें आपको याद रखनी, इंपल्स causes चेंज इन मोमेंटम। अब बच्चों इसी को हम बोलते हैं, आप ये जो इक्वेशन बनी है हमारी, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं, तो इसी को बोलते हैं इक्वेशन फर्स्ट इज नोन एज इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। इंपल्स और मोमेंटम के बीच में क्या थ्योरम, कई बार एग्जाम में पूछता है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या थी, तो यही है थ्योरम आपकी कि इंपल्स जो होता है causes चेंज इन मोमेंटम। तो अब बच्चों मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं कि इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स जो लग रही थी किसी टाइम के लिए, और उससे क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम हुआ। ये है आपका इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। अब बच्चों यहां से एक्सप्लेन्स दैट अ गिवन चेंज इन मोमेंटम। अब देखो यहां पर ये थ्योरम कहती है, ये थ्योरम कहती है कि इट स्टेट्स दैट फॉर द गिवन चेंज इन मोमेंटम, अगर आपका किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज हुआ है, इट स्टेट्स दैट फॉर द गिवन, it states that for the given change in momentum, impulse remains same। ये देखिए एक लाइन कि अगर आपका कोई मोमेंटम चेंज होता है, मोमेंटम जितना भी चेंज होगा, फॉर गिवन चेंज इन मोमेंटम के लिए इंपल्स आपका सेम रहेगा। फॉर द गिवन चेंज इन मोमेंटम इंपल्स रिमेन्स सेम, सेम इंपल्स रहेगा अगर आपका सेम चेंज इन मोमेंटम होता है। सेम चेंज इन मोमेंटम के लिए इंपल्स आपका सेम रहेगा, चाहे टाइम जो मर्जी लगता रहे। ये आपको पहले लाइन समझनी है। इट स्टेट्स दैट फॉर द गिवन चेंज इन मोमेंटम, अगर आप मोमेंटम में चेंज लाते हो तो उस केस के लिए आपका इंपल्स जो है वो सेम रहेगा। एग्जांपल के तौर पर बताता हूं, मान लीजिए कि ये एक बॉल, जैसे आप देखिए
यहां से आपने देखा होगा कि एक बॉल आ रही है काफी हाई स्पीड से, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए 100 मीटर पर सेकंड से आ रही है, इसका मास मैं ले लेता हूं मान लो 0.1 kg। तो बच्चों इसका मोमेंटम कितना आएगा, मास इंटू वेलोसिटी, तो आएगा 100 इंटू 0.1 मतलब 10, इसका आएगा 10 kg मीटर पर सेकंड। ये हो गया मोमेंटम इसका। बच्चों इसका मीनिंग आपको पता है इसका क्या, मोमेंटम का मतलब क्या होता है, 10 kg मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होगा, समझते हो आप? नहीं। देखिए पहले आपको देखिए आपकी बॉल कितने ग्राम की थी, 0.1 ग्राम की थी, मैं 0.1 केजी की थी। जब आपकी बॉल है रियल में उसका मास कितना है 0.1 केजी, लेकिन इसका जब इसको 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलाया मैंने, तो जो मोमेंटम इसके अंदर आया, मोमेंटम कितना आया 10 केजी मीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉल 0.1 केजी की थी वो बन गई है 10 किलो की बॉल। 10 किलो का पत्थर, आपको ऐसे लगेगा अगर जी कोई बॉडी है जिसका मास 0.1 केजी है और वो अगर 100 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो अगर उसका मोमेंटम 10 केजी बना तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मेरे सिर के ऊपर 10 किलो का पत्थर 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से गिरेगा। तो वो फिर आपको एहसास होता है कि क्यों हमें ज्यादा झटका लगता है, छोटी सी चीज क्यों ज्यादा फोर्स लगाती है, क्योंकि उसका मोमेंटम इतना हो जाएगा। तो मैंने आपको बोला था कि मोमेंटम का मतलब हो गया क्वांटिटी ऑफ मोशन। तो मोमेंटम को खत्म अगर आप, मोमेंटम इज ए क्वांटिटी ऑफ मोशन, और क्वांटिटी ऑफ मोशन क्या होती है, कैसे पता चलता है इसके अंदर कितना मोशन है, फोर्स लगाकर। इसका मतलब है कि अगर ये 10 किलो, अगर इसका मोमेंटम 10 केजी है, तो इसको फिर मुझे इतने न्यूटन की फोर्स लगा, मैं ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी इसको रोकने के लिए। तो बच्चों मान लो इसकी वेलोसिटी पहले 100 थी, मास इतना था, ये बॉल आया। दो कंसेप्ट लेते हैं, सपोज करो एक यहाँ पर लड़का है जो बॉल कैच कर रहा है, हो सकता है कि वो यहाँ पर बॉल को रोक दे, ऐसे ही मैं सीधे इसको ऑन स्पॉट रोक दे। तो बच्चों मान लो यहाँ से यहाँ तक बॉल को उसने रोका, तो जब रुक जाएगी बॉल, उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो। फाइनल वेलोसिटी जीरो का मतलब हुआ कि इसका ये इनिशियल मोमेंटम लेता हूं तो फाइनल मोमेंटम भी आपका कितना हो जाएगा जीरो। तो जब फाइनल मोमेंटम जीरो हो जाएगा यहाँ पर, तो बच्चों यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना आएगा, वही दोबारा आएगा 10 केजी मीटर पर सेकंड। लेकिन इसने क्या किया, इसने यहाँ पर ही आपने बॉल को इधर ही हवा में रोक दिया ऑन स्पॉट। मान लो कि यहाँ से यहाँ उसने टाइम लगाता है, यहाँ से टाइम ले लो 0 सेकंड, और यहाँ पर ले लेते हैं टाइम 0 to 1 सेकंड। तो मतलब कि 1 सेकंड में टाइम जब आपका 1 सेकंड था, तो 1 सेकंड के अंदर जब इसने बॉल को रोका तो चेंज इन मोमेंटम तो आपका 10 केजी ही आया। तो चेंज इन मोमेंटम को ही हम इंपल्स बोलते हैं। इसका मतलब है कि इंपल्स भी आपका 10 केजी होगा। अब हम क्या करते हैं कि इसी बाल को क्या करते हैं कि ऊपर आंस पानी रोकते हैं, हाथ पीछे, जो सही तरीका क्या है कि बाल को पीछे करके रोकते हैं, हाथ पीछे लेता है बालर। अब हम समझेंगे कि पीछे क्यों लेता है। देखिए अब यही बालर अगर हाथ को पीछे पीछे लेता है, यहाँ पर आकर रोकता है इस बाल को। जब यहाँ पर रोकेगा तो क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लो टाइम बढ़ जाएगा। सपोज करो यहाँ पर टाइम आपका हो गया 1.5 सेकंड सपोज कीजिए। लेकिन यहां पर भी रुकेंगे तो मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी तो यहां पर भी तो जीरो ही होगी। जब फाइनल वेलोसिटी यहां पर जीरो होगी तो यहां पर फिर फाइनल मोमेंटम दोबारा जीरो आएगा। जब फाइनल मोमेंटम जीरो आएगा तो समझ चेंज इन मोमेंटम में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, चेंज इन मोमेंटम वही रहेगा जितना इनिशियल माइनस फाइनल। तो चेंज इन मोमेंटम आपका फिर रहेगा 10 केजी मीटर पर सेकंड, मतलब इंपल्स भी उतना रहा। तो बच्चों आपने देखा कि फॉर द गिवन, ये मैं आपको लाइन बता रहा था, स्टेट द फॉर द गिवन चेंज इन मोमेंटम। गिवन चेंज मतलब कि कांस्टेंट चेंज 10, जैसे इस एग्जांपल में चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ 10। आपने यहां पर रोका तभी 10 था, टाइम ज्यादा लगाया तभी मोमेंटम चेंज जो 10 था। तो फॉर द गिवन चेंज इन मोमेंटम इंपल्स और मोमेंटम सेम रहते हैं। अगर आपका चेंज इन मोमेंटम सेम है तो कहने का मतलब कि इंपल्स भी सेम रहेगा। फर्क इसमें आया टाइम सिर्फ आपको कम या ज्यादा लगेगा। ये थ्योरम आप पहले समझिए, एक लाइन इसकी स्टेट दैट
पहले आप ये लाइन समझिए कि अगर आपका चेंज इन मोमेंटम सेम है तो इंपल्स भी सेम होगा। अब यहां पर देखो बच्चों, अब इस फार्मूले को ध्यान से देखिए कि इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम। अब यहां पर इंपल्स देखिए, यहां पर इंपल्स आपका इस केस में भी सेम है, इस केस में भी सेम है। टाइम आपने कम लगाया तब भी इंपल्स सेम आया, टाइम आपने ज्यादा लगाया तब भी आपने इंपल्स सेम। लेकिन फर्क क्या हुआ, फर्क क्या हुआ इन दोनों, फर्क समझिए कि देखो, अगर आपने यहां पर इंपल्स को सेम ही रखा, इंपल्स दोनों केस में सेम है। अगर आपने बच्चों टाइम आपने लगाया है ज्यादा है, जब टाइम आप ज्यादा लगाओगे मतलब आपको पीछे खींचोगे, इंपल्स को सेम करना है तो फिर बच्चों जो फोर्स आपको लगानी पड़ेगी वो कम लगानी, यही बात होती है। और अगर आपने बच्चों, अगर आपने टाइम कम लगाया है, मतलब यहां पर दोष दिया है, टाइम कम लगाया है इसको सेम चेंज करने के लिए, फिर आपको फोर्स ज्यादा। ये है बच्चों इंपल्स थ्योरम कि फॉर द गिवन चेंज इन मोमेंटम इंपल्स सेम रहता है, और सेम इंपल्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर आप फोर्स कम लगाते हो तो टाइम ज्यादा लगाना पड़ेगा, अगर आप फोर्स ज्यादा लगाते हो तो टाइम कम लगाना पड़ेगा। और बच्चों आपको खुद ही अब यहाँ पर देखना है कि आपको टाइम कम लगाना है या ज्यादा लगाना है। अगर आप टाइम ज्यादा लगाओगे तो फोर्स आपको कम लगानी पड़ेगी। तभी आप देखिए जो बॉलर होता है वो जब हाथ पीछे करता है तो सेम चेंज इन मोमेंटम के लिए वो टाइम ज्यादा लगाता है। जब टाइम ज्यादा लगाता है तो उसको फोर्स कम लगानी पड़ती है बॉल के ऊपर, उसको रोकने के लिए। तो जब फोर्स कम लगाएगा तो आपको पता है कि न्यूटन थर्ड लॉ कहता है कि जितनी हम फोर्स लगाएंगे उतनी ही बॉल हमें लगाएगा। तो अगर हम उसको ज्यादा टाइम दे रहे हैं, हमें फोर्स कम लगानी पड़ेगी, तो इसका मतलब कि हम बॉल को कम फोर्स लगाएंगे, वो भी हमें कम फोर्स लगाएंगे। तो ये बच्चों आपको लॉजिक यहाँ पे याद रखना था कि आपने याद रखना है कि द कंसेप्ट एंड एक्सप्लेन दैट अ गिवन चेंज इन मोमेंटम इज प्रोड्यूस्ड बाय ए गिवन चेंज सेम मोमेंटम सेम इंपल्स के लिए आपके पास दो तरीके हैं। मोमेंटम सेम रहेगा, देखिए इस केस में मोमेंटम सेम रहा, तो दो केस हैं कि फोर्स कम या ज्यादा के लिए। इसका ग्राफिकली हम समझ लेते हैं। ये देखो मान लीजिए फोर्स है, ये टाइम है, और एक मैं यहां पर ग्राफ बना लेता हूं, ये फोर्स है, ये टाइम। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको मोमेंट देखो, फॉर द गिवन चेंज इन मोमेंटम या फॉर द गिवन इंपल्स, अगर आप फोर्स लगाते हो ज्यादा है, देखो फोर्स में ज्यादा लगाऊंगा, ये फोर्स ज्यादा लगाई, तो आपका ये जो टाइम इंटरवल आएगा वो आपका कम आएगा। यहाँ पर फोर्स आपकी ज्यादा होगी, ये फोर्स ज्यादा है। अब देखो वहां पर अगर फोर्स कम लगाता हूँ, फोर्स कम लगाता हूँ, टाइम इंटरवल ज्यादा करना पड़ेगा, ये टाइम इंटरवल आपका बड़ा हो जाएगा t1 से t2, और फोर्स आपकी कम हो जाएगी, ये फोर्स। तो आप देखिए यहाँ पर इंपल्स थ्योरम में फोर्स ज्यादा लगाओगे टाइम इंटरवल कम लगेगा, फोर्स कम लगाओगे टाइम इंटरवल ज्यादा लगेगा, फॉर द सेम चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम आपका सेम चेंज होगा, मतलब फॉर द गिवन सेम इंपल्स। दिस इज द बैकग्राउंड। आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये वीकर फोर्स फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर ये वीक फोर्स है, ए वीकर फोर्स फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन प्रोड्यूसेस द सेम चेंज इन मोमेंटम एज द स्ट्रॉन्गर फोर्स फॉर ए स्मॉलर ड्यूरेशन। अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स कम समय के लिए वही चेंज इन मोमेंटम करेगी, अगर एक वीक फोर्स लंबे समय के लिए। तो दिस इज बच्चों इंपल्स थ्योरम, ये आ रहा है। तो ये आपने देखा कि इंपल्स थ्योरम क्या कहते हैं। तो अब देखिए आगे बच्चों, ये हमारा केस चल रहा था कि मैंने मान लिया था कि फोर्स आपकी क्या है, कांस्टेंट है। अब बच्चों आगे देखते हैं कि केस सेकंड हम कर लेते हैं कि आपकी अगर फोर्स जो है, इफ जो हमारी फोर्स पहले केस में ली थी, जैसे अभी हम केस कर रहे थे, इफ आपकी फोर्स आपकी वेरिएबल, फोर्स और टाइम अगर जैसे अभी मैंने केस लिया कि फोर्स अगर आपकी वेरिएबल है, मतलब चेंज हो रही है, तो इफ एफ इज वेरिएबल मतलब नॉन यूनिफॉर्म, तब बच्चों हम कैसे
इम्पल्स थ्योरम निकालेंगे तो तब मान लीजिए कि ये फोर्स आपकी वैरी कर रही है, ये फोर्स आपकी वैरी कर रही है, सपोज कीजिए टाइम t1 है, टाइम t2 है, तो ये डेल्टा t टाइम में वैरी कर रही है। फिर आप कैसे इम्पल्स निकालोगे, मतलब कि इम्पल्स तो होता है फोर्स इनटू टाइम, लेकिन पहले तो फोर्स कांस्टेंट थी आपकी, लेकिन इस केस में अगर वैरी कर रही है फोर्स बच्चों, तो फिर आप कौन सी फोर्स लोगे, फिर आपको यहाँ फोर्स समझ नहीं आएगी, क्योंकि हर समय में फोर्स जो है वो आपकी चेंज हो रही है। तो अब यहाँ पर कौन सी फोर्स है, अब क्या करें यहाँ पर, तो यहाँ पर मान लीजिए जो टाइम इंटरवल है, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर कि ये फोर्स इन वी अप्लाई ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी टेक द पावर, उस वक्त हम क्या करेंगे स्मॉल इंटरवल लेंगे आप यहाँ पर, तो इम्पल्स आपका आ जाएगा फोर्स और टाइम इंटरवल हम लेंगे बिल्कुल स्मॉल, तो स्मॉल इंटरवल में आपका फोर्स आ जाएगा, आपका फॉर्मूला वही रहेगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम जो आपने अभी निकाला था, तो वो हो गया आपका चेंज। ये आप देखिए कि उस वक्त जैसे आपका टाइम था, अब आपको यहाँ पर फोर्स आपकी वैरी करें, तो जिस टाइम बिल्कुल मुझे स्मॉल लेना पड़ेगा, छोटा सा टाइम इंटरवल लेना पड़ेगा, एफ डॉट टी टू आएगा आंसर वही चेंज इन मोमेंटम, लेकिन ये चेंज इन मोमेंटम है स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के, तो ये आपका आप लिख सकते हो कि डेल्टा पी is the change in momentum in very small interval of time, बड़े कम समय के लिए जो आपका चेंज इन मोमेंटम हुआ है, डेल्टा टी अप्रोचेस को आप जीरो कर सकते हो, बहुत कम टाइम के लिए। अब बच्चों यहां से आप ले लीजिए, यहां पर हम इसको डिटेल में कर लेते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देखिए आप कि यहां से बच्चों इस इक्वेशन को हम यहां पर लिख लेते हैं डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर आ जाएगा, फोर्स के बराबर है, क्योंकि एफ डॉट डेल्टा टी हो गया चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टी हो जाएगा फोर्स के बराबर। अब बच्चों अगर मैं टाइम इंटरवल छोटा करता हूं, मैं लिमिट ले लेता हूं डेल्टा टी इक्वल्स टू 0, तो जब मैं टाइम इंटरवल छोटा कर दूंगा बच्चों, तो ये आपका बन जाएगा dp by dt, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये आपको पता है न्यूटन साइकिल लॉ का नहीं, ये बन जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब बच्चों यहां से हम इसको आगे लिखते हैं कि जहां से इसको आगे हम आगे चलाते हैं dp इज इक्वल टू f इनटू dt, ये आ गया। अब हमें निकालना है कि चेंज इन मोमेंटम इन दिस इंटरवल ऑफ टाइम t1 से लेकर t2, तो मैं इंटीग्रेशन करूंगा dt इज इक्वल टू f dt, तो ये आएगा t1 से लेकर t2, t1 से लेकर t2 तक t1 t2 आपका मोमेंटम। तो इसको बच्चों हम लिखेंगे, या आप इनिशियल और फाइनल लिख लो, अगर आपको ज्यादा इनिशियल फाइनल इसकी इंटीग्रेशन करोगे क्या बचेगा, t इनिशियल t फाइनल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t1 से t2 f dt, ये। तो बच्चों इसको हम ऐसे लिख देंगे, ये आएगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t1 से t2 f dt। तो बस फर्क कुछ भी नहीं है कि ये भी देखिए अगर फोर्स वेरी कर रही है, तो तब आपको इंटीग्रेट करके प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, फोर्स इनटू टाइम का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इम्पल्स निकालने के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। इज द इम्पल्स, ये आपने ये क्या है, ये है इट इज द इम्पल्स ऑफ द फोर्स एक्टिंग during time interval t1 to t2, बस।
अगर आपकी फोर्स, बच्चों सिंपल बात हमने क्या सीखी, मैं आपको मोटी बात बताता हूँ, अगर आपकी फोर्स चेंज हो रही है तो तब आपको इंपल्स जो निकालना पड़ेगा वो निकालना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इसको, फोर्स इनटू टाइम को उस इंटरवल में। अगर आपकी फोर्स कांस्टेंट है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको यहाँ पर फोर्स को क्या करना है, सीधा फोर्स इनटू टाइम इंटरवल है। तो मैं आपको शॉर्ट में एक फार्मूला बना देता हूँ कि मान लीजिए अब हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जो इंपल्स होता है, इंपल्स, तो ये तो हमें पता चलेगा कि इंपल्स चेंज इन मोमेंटम के बराबर तो हो गई। अब चेंज इन, अब इसमें दो केस है, अगर आपको सीधा देखना है फोर्स इनटू टाइम, ये मामला पता लगाना है इफ अगर आपकी फोर्स आपकी कांस्टेंट है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि इसी फार्मूले को हम लिख सकते हैं, अगर आपकी फोर्स वेरी वेरी, इंटीग्रेशन कर देना है उस टाइम से t1 से t2 f इनटू dt, अगर आपकी फोर्स आपकी वेरी है। तो ये है बच्चों सारा लॉजिक, ये आप याद रखें न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। मेन इसका लॉजिक था कि इंपल्स होता फोर्स इनटू टाइम के बराबर है, लेकिन फोर्स अगर कांस्टेंट है तो सीधा लिखो फोर्स इनटू टाइम, अगर फोर्स वेरी कर रही है तो मुझे इंटीग्रेशन करके करना पड़ेगा। तो बच्चों एक और चीज देखिए यहाँ पर कि फोर्स इनटू टाइम, ये जो मेरा ग्राफ बना है, अगर मैं इसका एरिया निकालूं, एरिया अंडर फोर्स इनटू टाइम ग्राफ, वो किसके बराबर होगा, वो होगा फोर्स इनटू टाइम। फोर्स और टाइम का अगर ग्राफ कोई भी बनाऊं, उसका जो एरिया बनेगा वो फोर्स इनटू टाइम होगा, लेकिन फोर्स इनटू टाइम किसके बराबर होगा, इंपल्स के बराबर। तो इसका मतलब कि जो एरिया होगा, आप ऐसे भी लिख सकते हो कि इंपल्स जो है, इंपल्स जो होगा वो अब नया आ गया कि एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। अगर आपका फोर्स और टाइम का ग्राफ है तो उसका जो एरिया हमें देगा वो भी हमें होगा फोर्स इनटू टाइम के बराबर, और वो भी इंपल्स के बराबर होगा, या वो भी चेंज इन मोमेंटम के बराबर होगा। जी आपको लॉजिक बच्चों याद रखना है। और बच्चों हम कुछ इसकी प्रॉब्लम्स करते हैं, फिर आपको थोड़ा सा ज्यादा क्लियर हो जाएगा इसका। चलो देखते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। ये देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई है सिंपल सी। अब आपको सिर्फ ये पहचानना है कि फोर्स वैरी है या कांस्टेंट है, बस इतना सा देखना। देखिए कैलकुलेट द इंपल्स, क्वेश्चन लिखिए कैलकुलेट द इंपल्स, कैलकुलेट द इंपल्स ड्यू टू ए फोर्स, ड्यू टू ए फोर्स, ये फोर्स आपको देने लगा F इज इक्वल टू, ये बच्चों फोर्स है आपकी 4i प्लस 2j न्यूटन, ये फोर्स है, एंड इट एक्ट्स फ्रॉम टाइम, ये टाइम भी अब आपको बताने लगा कि ये कितने से कितने टाइम तक, 0 से लेकर 0.3 सेकंड तक रखती है। ये है बच्चों न्यूमेरिकल फॉर्म, अब आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर फोर्स वेरी कर रही है, कांस्टेंट नहीं है, तो ये कंपोनेंट इसका एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में है, और टाइम इंटरवल दिया हुआ है। तो अब बच्चों आपको आप ये वाला फार्मूला F इंटू टी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये टाइम इंटरवल जब दिया है तो इसका मतलब फोर्स वेरी कर रही है, तो अब आपको इंटीग्रेशन वाला लॉजिक करना है कि आपको लिखना है कि जो फोर्स होगी वो इंटीग्रेट करना पड़ेगा आपको, वो टाइम इंटरवल दिया है 0 से लेकर 0.3 सेकंड, और ये इंटीग्रेशन दी है आपको 4i प्लस 2g इंटू dt। ये आपको बच्चों आपको अब यहाँ पर निकालना पड़ेगा। तो इसको कैसे करोगे आप, इसका आप देखिए, इसको बाई पार्ट्स इंटीग्रेट कर लीजिए, 4i बाहर निकालो, 0 से 0.3 dt, फिर 2j यहां से बाहर निकालिए कॉमन, 0 से लेकर 0.3 dt, 4i dt की इंटीग्रेशन होगी t, तो आएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो आएगा 0.3, और इसको करोगे इसका भी आएगा 0.3,
ये आएगा 1.2i प्लस 0.6j, ये निकला बच्चों आपका इम्पल्स। 1.2i प्लस 0.6j, उसका यूनिट आता है न्यूटन सेकंड। तो ये है बच्चों, क्योंकि तभी हम बोलते हैं कि न्यूमेरिकल जो होते हैं, न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाती है पिक्चर। ये जो हम बोल रहे थे फोर्स वेरी करती है, टाइम इंटरवल, वो थोड़ा कंफ्यूजन होता समझने में, लेकिन न्यूमेरिकल से बिल्कुल पिक्चर्स क्लियर हो जाती है। वो फोर्स वेरी का मतलब आपको समझ आ गया, कांस्टेंट का मतलब होता है कि सीधा लिखा होता फोर्स 5 न्यूटन, फोर्स 2 न्यूटन, बोला होता टाइम 2 सेकंड के लिए लग रहा है, लेकिन यहाँ पर टाइम इंटरवल आ रहा है, फोर्स वेरी कर रही है, तो इसका मतलब ये 2 डिमेंशनल फोर्स वेरी कर रही है, तो इसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला करना है। चलो बच्चे एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। देखिए सेकंड एक क्वेश्चन कर लेते हैं कि वो बोल रहा है कि आपको एक ग्राफ दिया है, उसमें ये ग्राफ क्या है, फोर्स और टाइम के बीच में ग्राफ दिया है, तो ग्राफ ऐसा है, ये ग्राफ है, और फोर्स लगा रहा है आपका ये देखो फोर्स आपकी टाइम के साथ चेंज हो रही है, तो बोल रहा है कि जो मैक्सिमम फोर्स आपकी, ये जो मैक्सिमम फोर्स लग रही है वो 100 न्यूटन। जैसे अभी आपको मैंने ग्राफ बनाया था कि फोर्स अगर चेंज करे, टाइम इंटरवल भी आपको दिया है 0.4 यहां तक 0.2, ये ग्राफ हो गया। पूछता है फाइंड द चेंज इन मोमेंटम, फाइंड क्वेश्चन देखिए इस ग्राफ से हमें निकालना है, फाइंड द चेंज इन मोमेंटम, हमें मोमेंटम कितनी चेंज होगी वो बतानी है, पहला क्वेश्चन। और दूसरा हमें बताना है कि एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, एवरेज force acting on the particle, एवरेज फोर्स कितनी होगी, चेंज इन मोमेंटम। तो बच्चों मैंने आपको बताया था ग्राफ चेंज इन मोमेंटम का मतलब कि इंपल्स ही होता है, तो सॉल्यूशन कर लेते हैं हम कि इंपल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, जैसे पहले क्वेश्चन में उसने बोला था इंपल्स निकालो, आप उसने चेंज कर दिया, इंपल्स को ही बच्चों चेंज इन मोमेंटम बोलते हैं, और इंपल्स को मैंने आपको बताया था कि फोर्स इनटू टाइम के बराबर होता है, और क्योंकि यहाँ पर फोर्स, तो यहाँ पर वही हिसाब आएगा कि एक तो तरीका ये बताया था, दूसरा मैंने आपको ग्राफ का भी कंसेप्ट समझाया था कि ग्राफ जो फोर्स और टाइम का जो ग्राफ होता है उसका जो एरिया होगा तो वो भी हमें वो आएगा, ये सब चीज है एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ, हमें यहाँ पर एरिया निकाल देना है इस ग्राफ का, तो वही इंपल्स होगा, वही चेंज इन मोमेंटम होगा, क्योंकि देखिए ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के एरिया होता है 1/2, क्या फार्मूला 1/2, ये कितना दिया है इसमें सेकंड, 1/2 ये बेस इनटू एल्टीट्यूड, बेस इनटू एल्टीट्यूड, 1/2, बेस इसका 0.4 है और एल्टीट्यूड ये है, ये इस साइड देखना है 100, तो बच्चों ये कितना आगे कट जाएगा, तो ये बचेगा 0.2, ये डेसिमल यहां से कट देगा 1, तो बचेगा 20, तो 20 इसका आएगा इंपल्स या चेंज इन मोमेंटम, तो 20 न्यूटन सेकंड। ये देखिए सिंपल, तो मैंने दोनों प्रॉब्लम वेरिएबल फोर्स हो या ग्राफ वाला क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, यही चेंज इन मोमेंटम है, यही इंपल्स है। अब बच्चों पूछते हैं एवरेज फोर्स, तो बच्चों एवरेज फोर्स के लिए हमें क्या करना है कि देखिए अगर आपको एवरेज फोर्स, तो इसका आ गया फोर्स क्या होती है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, तो चेंज इन मोमेंटम तो आपने निकाल दिया टाइम 20, और टाइम कितना था 0.4 सेकंड, इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा 50, तो 50 न्यूटन आपकी आ जाएगी एवरेज फोर्स, तो ऐसी एवरेज फोर्स निकले। ये है बच्चों आपकी प्रॉब्लम्स, ये आप प्रॉब्लम थोड़ा देख सकते हो, ये को प्रॉब्लम सोल्व करते हैं ताकि आपका इंपल्स का कांसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाए। तो एक आपको वेरिएबल वाला एग्जांपल दे दिया, एक ग्राफिकल वाला आपको मैंने करवा दिया।
तो दूसरा बच्चों एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं, उसके साथ खत्म करते हैं इस टॉपिक को आज यहाँ पर, कि वो बोल रहा है कि टू बॉल्स ईच आर मास 0.05 kg मूविंग अपोजिट डायरेक्शन। ये देखिए पूरा दो बॉल है, दोनों का मास जो है सेम है, 0.05 kg का ये भी बॉल है, ये भी 0.05 kg का बॉल है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये अपोजिट डायरेक्शन इसको बोलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, सेम विद सेम स्पीड। इसकी वेलोसिटी भी 6 मीटर पर सेकंड है और इसकी वेलोसिटी भी 6 मीटर पर सेकंड है, तो दोनों। फिर वो कहता है कि अगर वो कोलाइड करते हैं, जैसे ये कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, कोलाइड करने के बाद पहले ये कोलाइड करते हैं, टक्कर मारते हैं एक दूसरे को, फिर ये दोबारा से अपोजिट डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाते हैं, वापस उल्टी डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये जो कोलाइड ये बोलते हैं सेम स्पीड, फिर वापस ये सेम स्पीड से मुड़ जाते हैं वापस 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, वापस ये सेम स्पीड से वापस मुड़ जाते हैं। तो बच्चों इसमें पूछता है कि आप बताइए कि व्हाट इज द इंपल्स इम्पॉर्टेंट, इसमें अब जब ये कोलाइड करेंगे तो नेचुरली